निर्देशन पद्धति के बारे में यानी सैम्पलिंग मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मतलब निर्दर्शन लेना, यानी किसी भी एक बड़े संख्या में से एक छोटे क्षेत्र को का सैंपल लेना, उसका एक भाग लेना और उससे परीक्षण करना कि बाकी बाकी जो समूह है वो कैसा है। जैसे हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमें एक गेहूँ लेने हैं, गेहूँ की अभी हमें एक पूरा बैग लेना है, तो हम उसके लिए पूरे बैग को ना देखकर उसके अंदर एक मुट्ठी को चेक करते हैं। मतलब एक मुट्ठी गेहूँ लिया हमने, उसको एक सैंपल के तौर पर चेक करा और उससे ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो पूरी बोरी है, जो गेहूँ की बोरी है, उसके अंदर सारे अच्छे गेहूँ ही होंगे। यही सिद्धांत हम अनुसंधान में भी लेते हैं, क्योंकि अनुसंधान क्षेत्र बहुत बड़ा होता है कई बार, जहाँ पर अनुसंधानकर्ता का सभी जगह जाके जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। तो इस हेतु निर्देशन पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा एक छोटे क्षेत्र के लोगों से जानकारी एकत्र करके उनके प्राप्त उत्तरों को बड़े क्षेत्र पे अप्लाई किया जाता है और वहाँ उनके शोधकर्ता जानकारी प्राप्त करता है और अपने उत्तर प्राप्त करता है। तो निर्देशन पद्धति भी इसी प्रकार इस पद्धति यूज़ होती है। सामाजिक सर्वेक्षण एक व्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रक्रिया है, जबकि सर्वेक्षण कार्य की योजना बनाते समय वैज्ञानिक को यह निश्चित कर लेना आवश्यक है कि तथ्य के संकलन के लिए उसे संपूर्ण जनसंख्या को अध्ययन का आधार बनाना है अथवा जनसंख्या के कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर तथ्यों का संकलन करना है। तो इस प्रकार क्षेत्र से तथ्यों का संकलन दो रूपों में किया जा सकता है। संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करके तथ्यों का संकलन, संपूर्ण क्षेत्र में से चुनी गई इकाइयों का अध्ययन करना। तो इन दोनों आधार पर जो सामाजिक शोध है उसकी दो विभिन्न विधियां विकसित हुई हैं। एक है संगणना विधि और एक है निर्देशन विधि। तो तथ्य संकलन के रूप में संगणना और निर्देशन विधि होती है, जिसे हम सामाजिक सर्वेक्षण भी कहते हैं। तो संगणना विधि में अनुसंधानकर्ता संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है। तो वास्तव में संगणना या सेंसस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसका अर्थ होता है पूर्ण गणना करना। इसमें समस्त इकाइयाँ अध्ययन के अंतर्गत ली जाती है। तो इसके संदर्भ में वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि इसिडोर-चिन के अनुसार एक जनसंख्या के सभी तत्व की गणना और प्रत्येक तत्व के संबंध में प्राप्त की गई सूचना के आधार पर गुणों के निर्धारण को ही हम संगणना कहते हैं। कैंडाल व बकलेट ने बताया था कि संगणना या सेंसस शब्द पूर्ण गणना के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। संगणना या जनगणना द्वारा अध्ययन विषय के अंतर्गत आने वाली समस्त अध्ययन की इकाइयों को हम अध्ययन करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यदि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के दहेज संबंधी विचार जानने हैं, तो शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों से पूछताछ करके आवश्यक सूचनाएं एकत्र की जाएंगी और उसी के आधार पर उनके दहेज संबंधी विचारों के विषय में निष्कर्ष निकाले जाएंगे। तो यह विधि संगणना विधि है। संगणना के द्वारा अध्ययन का प्रचलन आज कम होता जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार का अध्ययन वही संभव होता है जहाँ की अध्ययन का क्षेत्र छोटा हो। तो बड़े क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता की शक्ति, समय एवं साधनों की सीमितता के कारण इस प्रकार का अध्ययन संभव नहीं है, किंतु फिर भी इस पद्धति के कुछ गुण हैं जो कि इस प्रकार है। संगणना विधि के गुणों के अंतर्गत सबसे पहले है यह अधिक विश्वसनीय सूचनाएं इससे प्राप्त होती है। तो संगणना विधि द्वारा अनुसंधान करने पर प्राप्त तथ्य अधिक विश्वसनीय एवं परिशुद्ध होते हैं, क्योंकि क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करके इसके द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है विस्तृत जानकारी। तो संगणना विधि से प्रत्येक इकाई के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समस्या से संबंधित किसी प्रकार का कोई पक्ष अछूता नहीं रह पाता है। विभिन्नता के क्षेत्र में प्रयुक्तता। जब क्षेत्र की इकाइयों में विभिन्नताएं, विषमताएं पाई जाती है, तो इस स्थिति में संगणना विधि अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो इस प्रकार हम सारांश में कह सकते हैं कि इस प्रकार के अध्ययन के लिए उपयोगी रहता है, जहाँ पर
इकाइयाँ विषम गुणों वाली हो, जब शोध का क्षेत्र अत्यंत छोटा हो, जब परिशुद्धता की अत्यंत आवश्यकता हो, जब प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना अपेक्षित हो, जब अनुसंधानकर्ताओं के पास समय, धन एवं साधनों की पर्याप्तता हो। ये हैं इसके गुण। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ सीमाएं। इसकी कुछ सीमाएं भी है जिनके कारण संगणना विधि का सभी जगह उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसकी सीमाएं क्या क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं विशाल क्षेत्र। जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता है और इकाइयों की बहुलता होती है तो क्षेत्र की प्रति इकाई से संपर्क स्थापित करना संभव नहीं हो पाता है। अतः संगणना विधि केवल अत्यंत छोटे क्षेत्र के लिए एवं अध्ययन की सीमित इकाइयों के लिए संभव हो पाती है। दूसरी हम बात करते हैं अधिक समय साध्य। संगणना विधि से अध्ययन करने के लिए सभी इकाइयों से संपर्क करना आवश्यक होता है। इसके लिए अधिक समय एवं साधनों की आवश्यकता होती है। प्राय अनुसंधानों में समय की कमी होती है, अतः उस स्थिति में यह विधि उपयुक्त नहीं होती है क्योंकि यह अधिक समय लेती है। तीसरी हम बात करते हैं व्यापक संगठन एवं श्रम साध्य की। संगणना विधि से तथ्य संकलन के लिए अनेक कर्ताओं की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण संगठन बनाना पड़ता है और यह सुविधा प्रत्येक सर्वेक्षण में प्राप्त नहीं हो पाती है, तो इस विधि का उपयोग इसलिए यहाँ पर सीमित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्तृत अध्ययन के लिए अनुपयुक्त। यह विधि विस्तृत एवं सूक्ष्म अध्ययन के लिए अनुपयुक्त रहती है, साथ ही गहन अध्ययन के लिए भी इसकी उपयोगिता नहीं होती है। तो इस प्रकार यदि अनुसंधान में इकाइयों में अधिक समानता एवं सजातीय हो तो इस विधि का प्रयोग अनुपयुक्त रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अधिक खर्चीली विधि। तो संगणना विधि एक अधिक खर्चीली विधि होती है। इसके प्रयोग करने पर अधिक धन की आवश्यकता होती है। इस कारण इसका प्रयोग हर अनुसंधान के लिए करना संभव नहीं है। तो उपयुक्त संगणना विधि की सीमाएं यद्यपि हैं, फिर भी हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि आज के समय में जब धन, शक्ति एवं समय इन तीनों दृष्टि से व्यक्ति असक्षम है, यानी व्यक्ति के पास धन की भी इतनी उपलब्धता नहीं होती है, शक्ति भी इतनी नहीं पाई जाती है और समय भी इतना नहीं हो पाता है कि वह एक एक अनुसंधानकर्ता के पास जाए और उनसे चर्चा करके जानकारी प्राप्त करे, तो यह विधि आज के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो ऐसी विधि में हम जो दूसरी विधि लेते हैं उसे हम बोलते हैं निर्दर्शन विधि। निर्दर्शन विधि जो है वह अनुसंधान की सबसे सरल विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें समग्र यानी जो संपूर्ण इकाई है उसमें से कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है और उनके संबंध में उचित एवं अनिवार्य जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। निर्दर्शन विधि वैज्ञानिक भी है। इसमें न्यूनतम धन, समय व साधनों के आधार पर न्यूनतम अध्ययनकर्ताओं द्वारा अध्ययन करना संभव होता है। जैसे कि यदि किसी गंभीर समस्या के विषय में युवा वर्ग के विचारों को जानना हो तो खोज प्रतिनिधि स्वरूप कॉलेज चुनकर उन्हीं के विद्यार्थियों के विचारों का अध्ययन किया जाएगा। जो संपूर्ण विद्यार्थी वर्ग के विचारों का प्रतिनिधित्व करेंगे यह निर्दर्शन विधि कहलाएगी। निर्दर्शन विधि की अब हम परिभाषा की बात करते हैं। तो अनुसंधान की समस्त इकाइयों के अध्ययन के लिए जब कुछ इकाइयों को ही विश्लेषण निष्कर्ष के लिए चुना जाता है तो यह अध्ययन निर्दर्शन कहलाता है। जैसा कि निर्दर्शन कुछ इकाइयों के समूह का नाम है और इन इकाइयों के विस्तृत क्षेत्र से चुने जाने की प्रक्रिया निर्दर्शन या प्रतिदर्शन कहलाती है। निर्दर्शन का प्रयोग सदैव से ही होता रहा है। दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता रहता है। जैसे बाजार से गेहूँ, चावल, दाल आदि जब हम खरीदते हैं तो बोरियों में से एक एक मुट्ठी अनाज लेकर उसकी जांच की जाती है और उसके आधार पर हम अनाज का मूल्यांकन करते हैं, यानी वह अनाज खराब है या अच्छा है। जैसे उसी तरह से यदि हम जब गृहिणियाँ खाना पकाते हैं तो सब्जी, दाल आदि किसी प्रकार जांच करते हैं कि वह बनी या नहीं बनी, कुछ हम भाग लेकर उसको चेक करके देखते हैं। तो इस प्रकार समग्र में से चुने गए ऐसे कुछ को जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है निर्दर्शन कहलाते हैं। निर्दर्शन विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो किया गया 1915 में लंदन में बाउले ने किया गया, जिसने 2 वर्ष में अपना सामाजिक सर्वेक्षण इसी विधि से पूरा किया था।
तो तब से लेकर आज तक इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ सुधार होता आ रहा है और यह अनुसंधान का एक आवश्यक चरण भी बन गया है। तो निदर्शन की परिभाषा के संबंध में जैसे गुडे एंड हॉट ने कहा था कि एक निदर्शन जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, एक विस्तृत समूह का लघुत्तर प्रतिनिधित्व है। अब हम बात करते हैं निदर्शन के आधार की। तो इसमें फर्स्ट है समग्र की सजातीयता। अध्ययन की जाने वाली इकाइयों का योग ही समग्र होता है। इस इकाइयों में अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सजातीयता का होना बहुत आवश्यक है। यानी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ सजातीयता होनी चाहिए, जिससे कुछ एक बड़े पाठ में से कुछ को चुनकर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है प्रतिनिधि चुनाव की समस्या। तो निदर्शन विधि में संपूर्ण में से कुछ इकाइयों को इस प्रकार चुना जाता है कि ये संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन यह उस स्थिति में ही संभव होता है जब निदर्शन की ऐसी विधि का प्रयोग किया गया हो जिसके द्वारा संपूर्ण की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। तीसरा हम बात करते हैं समुचित परिशुद्धता। तो अत्यधिक सावधानीपूर्ण चुना गया निदर्शन भी संपूर्ण 100% प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, अतः यह नहीं माना जा सकता है कि निदर्शन पूर्णतया शुद्ध हो। प्रयास अवश्य किया जा सकता है कि निदर्शन यथासंभव प्रतिनिधित्वपूर्ण होगा। तो इस प्रकार प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की कुछ आधार के साथ साथ हम कल इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।